अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत के आजू बाजू बहुत हल्ला हो रहा था। उसने अभी अभी एक नगर में प्रवेश किया था। उसका दिल न जाने क्यों कह रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिजनौर की गलियों में आजू बाजू लोग खड़े होकर सिद्धांत को देख रहे थे। जिस सिपाही के सिद्धांत ने जान बचाई थी, वो सभी को एक एक करके उसकी बहादुरी के बारे में बता रहा था। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई थी। सभी सिद्धांत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। सिद्धांत अंदर ही अंदर जानता था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था। उसने बिजनौर के लोगों की मदद करने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन उसे खुद नहीं मालूम था कि आने वाला कल उसके लिए क्या मुश्किलें लाने वाला है। सिद्धांत जैसे ही राजमहल पहुंचा, बिजनौर के राजा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत सिद्धांत को अपने गले से लगा लिया और खुशी से भरी आवाज में बोले, तुम नहीं जानते हो कि तुम हमारे राज्य के लिए एक वरदान के रूप में आए हो। मुझे मेरे सिपाहियों ने सब कुछ बता दिया है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे रहन सहन का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरी बस तुमसे एक विनती है कि तुम मेरी सेना को युद्ध कला सिखा दो ताकि वो राजौर की सेना से जीत पाए। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा तो बिजनौर की पूरी प्रजा उसकी तरफ देख रही थी। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी सिद्धांत को अपने हीरो की तरह देख रहे थे। सिद्धांत ऐसे में उनका दिल कैसे दुखा सकता था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बिजनौर के राजा के सामने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। उसके ये शब्द सुनते ही बिजनौर की पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। बिजनौर के राजा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और वो चिल्लाते हुए बोले, अब जब सिद्धांत हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है, इस खुशी में मैं आज एक बड़ा जश्न का ऐलान करता हूं। यह सुनकर प्रजा और भी खुश हो गई। जो भी घायल सिपाही युद्ध से वापस लौटकर आए थे, उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर सिद्धांत भी खुश हो गया। मगर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसने हां कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहीं राजकुमारी वंदिता को लेकर हर्षवर्धन राजमहल पहुंचा। राजा भीमसेन अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी वंदिता के गायब होने की खबर पूरे महल में फैल गई थी, तभी उसके स्वयंवर को रोक दिया गया था। राजा भीमसेन को इसके कारण बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, लेकिन उससे ज्यादा वो अपनी बेटी के लिए परेशान थे। उन्होंने तुरंत राजकुमारी वंदिता को गले लगाया और चिंता भरी आवाज में बोले, बेटी तुम कहां चली गई थी? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करवाऊंगा, मगर अब तुम मुझे छोड़कर ऐसे मत जाना। उनकी बात सुनकर राजकुमारी वंदिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ आ गया कि राजा भीमसेन को लग रहा था कि वो स्वयंवर ना करने के कारण उस राजमहल से भाग गई थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी हर्षवर्धन आगे आया और राजा भीमसेन के सामने अपना सर झुकाते हुए बोला, राजा भीमसेन की जय हो। आप गलत समझ रहे हैं। राजकुमारी वंदिता खुद से राजमहल से नहीं भागी थी, बल्कि एक डाकू उन्हें अगवा करके यहां से ले गया था। उसकी बात सुनकर राजा भीमसेन चौंक गए और तुरंत बोले, अरे बेटा हर्षवर्धन, मगर तुम्हें यह बात कैसे मालूम है? तब हर्षवर्धन ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, क्योंकि मैं ही राजकुमारी वंदिता को उस डाकू के जाल से बचा कर लाया हूं। राजा भीमसेन के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने एक बार फिर राजकुमारी वंदिता को ऊपर से नीचे देखा और डर से भरी आवाज में बोले, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? मुझे बताओ कि वो डाकू कौन था? मगर राजकुमारी वंदिता ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। अचानक से राजा भीमसेन की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो तुरंत समझ गए। क्या तुम्हें आर्यन ने यहां से ले जाने की कोशिश की थी? मुझे सच सच बताओ। राजा भीमसेन ने गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मगर राजकुमारी वंदिता ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा भीमसेन को पूरा विश्वास हो गया कि राजकुमारी वंदिता को किडनैप करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि आर्यन का ही हाथ था। उन्होंने तुरंत अपना हाथ हवा में उठाया और दो सैनिक उनके सामने आकर खड़े हो गए। वो गुस्से से दबदबाते हुए बोले, इसी वक्त अपनी सेना को लेकर आर्यन के अड्डे पर पहुंच जाओ। मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं देखना चाहता हूं।
उनका आदेश सुनकर राजकुमारी वंदिता चौंक गई और तुरंत अपने पिताजी के पैरों में गिरकर विनती करने लगी। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, मुझे आर्यन नहीं ले गया था, मेरा विश्वास कीजिए, वो बेकसूर है। मगर राजा भीमसेन उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही देर में सेना की एक टोली आर्यन के अड्डे की तरफ निकल गई। भले ही आर्यन राजकुमारी वंदिता का दिल न जाने कितनी बार तोड़ चुका था, मगर राजकुमारी वंदिता अभी भी उससे प्यार करती थी। वो जानती थी कि अगर आर्यन की यादें वापस आ गई होती तो वो उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मगर अब आर्यन की जान खतरे में आ चुकी थी। राजकुमारी वंदिता अपने पैरों पर खड़े होकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी। वो सैनिकों को रोकना चाहती थी, लेकिन तभी राजा भीमसेन ने उसका हाथ थाम लिया और उसका हाथ हर्षवर्धन के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, हर्षवर्धन, तुम वंदिता के बचपन के दोस्त हो, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। मैं नहीं जानता कि उसका ये पागलपन क्या है, मगर अब मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। तुम इसका ध्यान रखो। वंदिता ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से जाने की कोशिश की, मगर हर्षवर्धन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने राजकुमारी वंदिता को उसके कमरे की तरफ ले जाना शुरू किया। राजकुमारी वंदिता के दिल में सिर्फ आर्यन की तस्वीर ही घूम रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके राज्य सिपाही आर्यन को कोई भी नुकसान पहुंचाए। हर्षवर्धन ने ले जाकर राजकुमारी वंदिता को उसके कमरे में बिस्तर पर बिठा दिया। वो जोर जोर से रो रही थी। इसी तरह दिन से रात हो गई, मगर राजकुमारी वंदिता की आंखों से आंसू गिरना रुक नहीं रहे थे। वो सिर्फ आर्यन की मौत के डर से किसी खबर का इंतजार कर रही थी। तभी राज्य सैनिक वापस आ गए। राजकुमारी वंदिता तुरंत अपने बिस्तर से उठी और भागते हुए उनके पास पहुंची। उसने तुरंत उनके पीछे देखना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि वो लोग आर्यन की लाश अपने साथ लेकर आए होंगे, लेकिन जब उसे कोई नजर नहीं आया तब वो बोली, क्या किया है तुम लोगों ने आर्यन के साथ? तब राज्य सैनिकों ने अपना सर झुकाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, जब तक हम आर्यन के अड्डे पर पहुंचे वो सभी वहां से भाग चुके थे। हमने पूरे शीतलपुर का चप्पा चप्पा छान मारा है, मगर हमें उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए, हम उनकी तलाश जारी रखेंगे। जैसे ही हमें कोई मिलेगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। वंदिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खबर सुनकर खुश हो या दुख मनाए। एक तरह से वो खुश थी क्योंकि आर्यन अभी भी जिंदा था, मगर दूसरी तरफ उसे अब मालूम नहीं था कि आर्यन कहां चला गया है। अब वो उसे कैसे मिलेगी और उसे उनके प्यार के बारे में कैसे याद दिलाएगी। अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। राजकुमारी वंदिता ने अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए और लंबे कदमों के साथ राजा भीमसेन के कमरे में पहुंच गई। हर्षवर्धन भी उसके पीछे पीछे गया। वो अपने पिताजी के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए बोली, अब आप मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। अब मैं राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूं। आज से ही मैं राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार हूं। आज से ही मैं राजगद्दी के काबिल बनने की तैयारी शुरू कर दूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक गुफा के काले अंधेरे में जयंत, आर्यन और भूषण बैठे हुए थे। उन सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अभी अभी जयंत और भूषण को मालूम चला था कि राजकुमारी वंदिता राजगद्दी पर बैठने का ऐलान कर चुकी है। ये बात सुनकर उनका खून खौल गया था, क्योंकि अगर एक बार राजकुमारी वंदिता राजगद्दी पर बैठ गई तो उसका राज खत्म करना किसी के भी बस में नहीं होगा। उनके हाथ से समय निकलता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहा था। उसके हाथ से ना सिर्फ राजकुमारी वंदिता छूटकर चली गई थी, बल्कि एक बात उसे बार बार खल रही थी कि आखिर वो राजकुमारी वंदिता की हर्षवर्धन से करीबी को अपने दिल से दूर क्यों नहीं कर पा रहा था। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आया जा रहा था कि राजकुमारी वंदिता हर्षवर्धन से शादी कर लेगी। अब उसके मन में राजगद्दी पर बैठने का कोई भी ख्याल नहीं था, बल्कि वो राजकुमारी वंदिता से मिलकर बात करना चाहता था। जैसे ही आर्यन खाली हाथ घर वापस लौटा था, भूषण और जयंत को एहसास हो गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है।
वो उसी वक्त आर्यन को मार देना चाहते थे, मगर ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपने अड्डे को छोड़कर जंगल के बीचों बीच बनी एक गुफा में आ गए थे। उन्हें मालूम था कि इस बार राजा भीमसेन उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वही राजमहल में अपनी बात कहकर राजकुमारी वंदिता वापस अपने कमरे में आ गई थी, मगर अब उसके चेहरे से सारा कॉन्फिडेंस जा चुका था। वो बिस्तर पर लेटकर दोबारा से रोने लगी थी। तब हर्षवर्धन उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें राजगद्दी के लिए काबिल बनाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राजकुमारी वंदिता को इस वक्त सहारे के कंधे की जरूरत थी, इसलिए उसने तुरंत हर्षवर्धन को गले लगा लिया और दुख भरी आवाज में बोली, मेरे पास इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। वादा करो कि तुम मेरा साथ हमेशा दोगे। हर्षवर्धन ने अपना सिर हाँ में हिलाया, मगर राजकुमारी वंदिता ने उसके चेहरे पर आई एक शैतानी मुस्कान को नहीं देखा। वो नहीं जानती थी कि हर्षवर्धन के दिल और दिमाग में क्या शैतानी ख्याल चल रहे थे। वही बिजनौर में जोरों शोरों से जश्न चल रहा था। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। जश्न के बीचों बीच सिद्धांत आग के पास बैठा हुआ था। उसके बाजू में ललित था। ललित वही सिपाही था जिसकी जान आज सिद्धांत ने रणभूमि में बचाई थी। शोर शराबे के बीच सिद्धांत ने ललित से कहा, तुमने मुझे बताया था कि राजौर बिजनौर का दुश्मन इसलिए बन गया था क्योंकि वो बिजनौर को एक ऐसी गलती के लिए दोषी मानता है जो उसने कभी की ही नहीं। ललित ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, एक रात जब हम सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तब राजौर की सेना ने हम पर हमला बोल दिया था। हमारे न जाने कितने सिपाही उस जंग में अपनी जान खो चुके थे। हमें तो मालूम भी नहीं था कि राजौर हमारे ऊपर हमला करने वाला है। मगर कुछ दिन बाद हमें हमारे गुप्तचरों से मालूम चला कि राजौर हमें एक ऐसी चोरी के लिए जिम्मेदार मानता है जो हमने कभी की नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले राजौर और बिजनौर में एक डाकुओं का समूह आया था। उसने मिलकर दोनों राज्यों में चोरी करने की कोशिश की थी, मगर वो बिजनौर में चोरी नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारे सैनिकों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। मगर ऐसा राजौर में नहीं हुआ। उन्होंने राजौर के राजमहल का पूरा खजाना चुरा लिया था। हमने राजौर से शांति से बात करने की भी कोशिश की थी और उन्हें यही समझाने की कोशिश की थी, मगर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। डाकुओं के समूह का नाम सुनकर सिद्धांत चौंक गया और तुरंत बोला, ये डाकू कहां से आए थे? उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। न जाने क्यों उसे मालूम था कि ललित के मुंह से क्या जवाब निकलने वाला है। ललित ने गहरी सांस ली और बोला, शीतलपुर में डाकुओं का एक बहुत ही मशहूर समूह है। उसका सरदार आर्यन अपने कुछ साथियों के साथ चोरी करने आया था। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या होगा आगे? क्या आर्यन को अपनी यादें वापस याद आ जाएंगी? क्या सिद्धांत दोनों राज्यों के बीच की दुश्मनी को रोक पाएगा? क्या राजकुमारी वंदिता राजगद्दी पर बैठ जाएंगी? क्या भूषण और जयंत उसे ऐसा करने से रोक पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।